हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में। और ये एस्टेरॉयड पे गया है, बेन्नू नाम के एस्टेरॉयड पे। तो ओसिरिस रेक्स जो है ये मिशन का नाम है, स्पेसक्राफ्ट का नाम है, और बेन्नू पर नासा ने इसको भेजा है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट्स खुले हैं, आपको आंसर देना है। नासा का कौन सा टेलीस्कोप है जिसके 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं? अभी 30 साल पूरे हो गए हैं इस टेलीस्कोप को नासा को सेवाएं देते हुए। डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, कीपलर टेलीस्कोप या हबल टेलीस्कोप। ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो दिखाना चाहूँगा जो नासा ने वीडियो रिलीज़ किया है इसको लेकर। तो आप इसे एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। सो नासा के इस वीडियो में जो आपने जो स्पेसक्राफ्ट देखा था, जो गया था अंतरिक्ष में, उसका नाम है ओसिरिस रेक्स। ये इजिप्ट की एक गॉडेस है, उसके नाम पे रखा गया है। और इसकी फुल फॉर्म है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। और ये एस्टेरॉयड में जाएगा जिसका नाम है बेन्नू। ये बेन्नू में जाके करेगा क्या? ये वहाँ से डस्ट और पेबल यानी कि वहाँ से धूल, मिट्टी के कण और पत्थर वगैरह को धरती पर वापस लेकर आएगा 2023 तक। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एस्टेरॉयड होते क्या हैं। देखिए, एक तो होते हैं बहुत बड़े जिन्हें हम प्लेनेट बोलते हैं या प्रॉपर ग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है। इसी तरह से शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह। लेकिन प्लैनेट से बहुत ही छोटे साइज के होते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी जिन्हें हम बोलते हैं, आप इन्हें स्मॉल प्लैनेट्स या ड्वार्फ प्लैनेट भी बोल सकते हैं। ये भी उन्हीं चीज़ों के बने होते हैं जिनके प्लैनेट बने होते हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम एस्टेरॉयड्स को स्टडी करना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है ये रॉक्स के बने होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं, और ये भी सूरज के चक्कर उसी तरह लगाते हैं जिस तरह प्लैनेट लगाते हैं। हालांकि ये प्लैनेट से काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें माइनर प्लैनेट बोलते हैं। ये जो एस्टेरॉयड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका नाम बेन्नू है और ये 1999 में डिस्कवर किया गया था। नासा का यह कहना है कि हमारे अंतरिक्ष में लगभग 10 लाख ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिनका नासा को पता है कि वो हैं। और ये तभी बने थे जब सोलर सिस्टम यानी हमारा सौरमंडल बना था। आज से लगभग आप कह सकते हैं 460 करोड़ साल पहले, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये जो चक्कर लगाने वाले एस्टेरॉयड होते हैं धरती के, ये 3 तरह के होते हैं। एक तो जो धरती के पास होते हैं, यानी धरती के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉयड। इनसे खतरा काफ़ी रहता है क्योंकि धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये धरती से एक दिन टकरा भी सकते हैं या टकराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। और अभी तक ऐसे 10,000 एस्टेरॉयड जो धरती के पास वाले हैं वो नासा उनका पता लगा चुका है। ये पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड हैं, यानी कि खतरनाक भी हो सकते हैं। दूसरे एस्टेरॉयड वो हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में एक जगह आती है जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। तो वहां पे नासा का ऐसा कहना है कि लगभग 10 लाख से 20 लाख तक एस्टेरॉयड वहां पे हो सकते हैं। अभी टोटल जिनका पता लगाया है वो लगभग है 9 लाख। और जो दूसरे तरह के होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रोजन, वो किसी बड़े प्लेनेट की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं जुपिटर की बात कर रहा हूं, या मैं सैटर्न यानी कि मैं शनि ग्रह, या मैं बृहस्पति ग्रह की बात कर रहा हूं, उनके चक्कर लगाते हैं। तो वो हैं दूसरे ग्रुप वाले। यानी अगर मुझे एस्टेरॉयड आपको दिखाने हो, अब यहां पे आप देखिए, ये सूरज है, सूरज के सबसे नज़दीक ये बुध ग्रह है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है शुक्र, यानी ये शुक्र है, ये है मंगल ग्रह, और ये है सबसे बड़ा ग्रह जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति ग्रह।
तो ये जो मार्स है यानी मंगल और ये जो जुपिटर है, मार्स और जुपिटर के बीच में आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे पत्थर जैसे पाषाण जैसे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एस्टेरॉयड। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत ज़्यादा संख्या है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े प्लैनेट के चारों तरफ भी घूमते हैं और कुछ धरती के चारों तरफ भी घूमते हैं। तो ये 3 तरह के एस्टेरॉयड जो हैं वो पाए जाते हैं। अब नासा का ये मिशन है क्या, ये करना क्या चाहते हैं? ये करना ये चाहते हैं, इन्होंने ओसिरिस रेक्स को छोड़ा, अंतरिक्षयान है, ये अंतरिक्ष में पहुंचा। इसने 2016 में अपनी जर्नी शुरू करी थी, 2018 में ये बेन्नू पर पहुंच गया था, ठीक है। उसके बाद 2018 से लेकर 2022 तक लगभग पिछले 3 साल से ये बेन्नू के चक्कर लगा रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है जिससे वो नमूना उठा सके। अब जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसमें आपने देखा किस तरह से बेन्नू के ऊपर से जो पत्थर हैं या जो भी, अभी हमें पता नहीं है कि वास्तव में वो पत्थर हैं, वो तो जब धरती पर वापस आएगा सैंपल लेके तब हमें पता चलेगा। तो नासा का टारगेट ये है कि बेन्नू के ऊपर जो भी मृदा है, मिट्टी है, पाषाण है, पत्थर हैं, पेबल हैं, जो भी चीज़ है, कम से कम 60 ग्राम लेकर ये अंतरिक्षयान धरती पर वापस आ जाए। और ये वहाँ से वापस जब आएगा तो सितंबर 2023 तक आएगा, यानी अभी 3 साल तो इसको धरती पे वापस आने में लगेंगे। और हम बेन्नू को इतना स्टडी करना क्यों चाहते हैं, किसी और एस्टेरॉयड को क्यों नहीं? देखिए इसके कई कारण हैं। सबसे पहले बेन्नू धरती के बहुत नज़दीक है, यह धरती से सिर्फ 20 करोड़ मील दूरी पर है, यानी 200 मिलियन माइल्स दूर है। तो यानी कि ये अगर हम अंतरिक्ष के हिसाब से बात करें तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि बेन्नू तभी बना था जब सौरमंडल बना था। तो अगर हम बेन्नू की मिट्टी या पाषाण को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा सौरमंडल कैसे बना था, हमारे जो प्लेनेट की इतनी मिस्ट्री हैं, कॉस्मिक मिस्ट्री, रहस्यमयी चीज़ें, वो हमें पता चलेंगी। हमारी हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स क्या है, क्योंकि जिस समय हमारे प्लैनेट्स बने थे उसी समय एस्टेरॉयड बने थे। फिर बेन्नू जो है ये धरती से टकरा भी सकता है। तो अगर हम बेन्नू को स्टडी करेंगे तो हमें जो पोटेंशियली हजार्डस यानी कि जो घातक एस्टेरॉयड हो सकते हैं उनकी जानकारी भी मिल सकती है कि धरती से कौन कौन से एस्टेरॉयड टकरा सकते हैं और फिर हम धरती को कैसे उनसे बचा सकते हैं। इसके अलावा बेन्नू में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं। अगर हम देखें पिछले हज़ारों सालों में तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, ऐसा वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि उसमें जो चट्टानें हैं उनका जो रासायनिक तत्व है, जो उनकी कंपोजिशन है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखा नहीं गया है। तो अगर हम बेन्नू की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं तो उससे हम ज़्यादा अच्छे से एस्टेरॉयड को समझ सकते हैं। तो अभी हम ये कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी हमें यह पता चला है कि बेन्नू के ऊपर कार्बन पाया जाता है, कार्बन का बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पे है, मिनरल्स भी हैं बहुत सारे दूसरे वहाँ पे, और इसमें कार्बन इतना ज़्यादा है तो ये लाइट वगैरह को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर आप कंपेयर करें वीनस, तो वीनस जो है शुक्र ग्रह, वो उस पर जितनी भी लाइट पड़ती है उसका 65% रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए शुक्र ग्रह बहुत तेज़ चमकता है। धरती अपना 30% जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करती है। बेन्नू जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और बेन्नू के अंदर 20 से 40% जो जगह है वो एकदम खाली है, वो एकदम खाली है। एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी नासा के पास कि जब नासा का स्पेसक्राफ्ट गया यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, जैसा आपने वीडियो में भी देखा था, मैसिव बोल्डर्स। इसकी वजह से सैंपल कलेक्ट करना भी आसान नहीं था, क्योंकि अगर मान लो रेत पड़ी है तो रेत को उठाना आसान होता है, लेकिन बोल्डर या चट्टान उनको उठाना आसान नहीं होता। तो ये भी चैलेंज था। सो ये था हमारा नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो एस्टेरॉयड हैं वो क्या होते हैं और हम बेन्नू को स्टडी क्यों कर रहे हैं। अब जब ये धरती पर वापस आएगा 2023 में, तो हम आशा करते हैं कि हम हमारे संसार के, हमारे यूनिवर्स के जो भी रहस्य हैं उनको जान पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।